प्राचीन समय से ही भारत आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है और इसी वजह से यहाँ समय समय पर कई विदेशी यात्री आए। हालांकि सबकी अपनी अलग अलग रुचि थी। जैसे किसी को यहाँ पर व्यापार में रुचि थी तो किसी को भारत के धर्म दर्शन में। इन्हीं विदेशी यात्राओं में से एक फाहियान भी था, जो कि एक चीनी यात्री था। कहते हैं कि फाहियान की यात्रा काफी रोचक और प्रचलित थी और इसका उल्लेख फाहियान के यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह थी कि फाहियान को अपना देश छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके भारत आना पड़ा। भारत आने के पीछे उसका असली मकसद क्या था? आइए आपको चीनी यात्री फाहियान की लंबी यात्रा की एक संक्षिप्त दास्तान सुनाते हैं। दोस्तों, आज के समय में आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आप को ट्रैवलर बताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, प्राचीन समय में भी लोग यात्री यानी कि ट्रैवलर्स हुआ करते थे, पर उनकी यात्रा बेहद मुश्किलों से भरी होती थी। ना कोई साधन और ना खाने पीने की उचित व्यवस्था, मगर फिर भी वो लोग हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करते थे। कहते हैं कि असल यात्री तो वही होता है जिसके लौटने के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए मार्को पोलो, इब्ने बतूता, कोलंबस और फाहियान जैसे लोगों को यात्री होने का सही हकदार माना जाता है। खैर, चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। फाहियान पहला ऐसा यात्री था जो चीन से भारत की यात्रा पर निकला था। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, उस वक्त यात्रा करना इतना भी आसान नहीं था जितना कि आज के समय में है। बेशक चीन हमारा पड़ोसी देश है और उसकी सीमा भारत से लगती है, लेकिन अगर कोई पैदल यात्रा पर निकलता है तो इस सफर को तय करना बेहद मुश्किल है। कभी धूप तो कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी तूफान, न कहीं ठहरने का उचित ठिकाना, न खाने पीने को भरपेट भोजन। लेकिन यात्रा को बीच में नहीं रोक सकते। चीनी यात्री फाहियान को भी ऐसी कई कठिनाइयों से जूझना पड़ा। भारत और चीन के बीच में हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रृंखला और उससे पहले गोबी डेजर्ट, जो कि काफी बड़ा और ठंडा रेगिस्तान है। इतना बड़ा कि यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा को कैसे पूरा किया होगा। आज से अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो यात्रियों को इन 2 माइल्स स्टोन यानी कि विशाल हिमालय और गोबी रेगिस्तान को पार करना जरूरी था। ये सब सुनकर आपको भी ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि भला फाहियान को इतना मुश्किल रास्ता तय करके भारत आने की कौन सी जरूरत थी। फाहियान भारत किस इरादे से आया था? वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया? चलिए आपको बताते हैं। चीनी यात्री फाहियान को इतना खास इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका भारत दर्शन करने का उद्देश्य किसी तरह का व्यापार या पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो यहाँ के आध्यात्म को करीब से जानना चाहते थे। और इस बात में कोई शक नहीं कि भारत संपूर्ण विश्व में अपने धर्म अध्यात्म के लिए विख्यात है और इसीलिए आज भी यहाँ विदेशों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। खैर, सबसे पहले बात करते हैं फाहियान के मन में भारत आने का ख्याल कब और कैसे आया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत फाहियान के बचपन से ही हो गई थी। फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में चीन के जिन साम्राज्य के गोंग परिवार में हुआ था। एक बार की बात है, जब फाहियान छोटे थे तो उनकी अचानक तबीयत काफी बिगड़ गई। तमाम इलाज करने के बाद जब फाहियान की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, तब उनके माता पिता फाहियान को एक बौद्ध मठ ले गए। बताते हैं कि तब तक बौद्ध धर्म भारत से होते हुए चीन तक पहुंच गया था और इसका श्रेय कुषाण वंश के राजा कनिष्क को जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को चीन और मध्य एशिया तक फैलाया। इसी दौरान चीन में स्थित बौद्ध मठ में फाहियान का इलाज चल रहा था, जिसके कुछ रोज बाद उनकी हालत में सुधार आने लगा और इसी बीच फाहियान का बौद्ध धर्म के प्रति लगाव भी काफी बढ़ गया था। नतीजतन पूरी तरह से ठीक होने के बाद फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के बजाय वहीं बौद्ध मठ में रहने का निश्चय कर लिया और वो बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध मठ में रहकर ही फाहियान ने पहली प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उसके बाद वो अन्य लोगों को बौद्ध शिक्षा देने लगे। इस तरह लोगों को सही मार्ग दिखाने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए फाहियान के जीवन के करीब 60 साल बीत गए और फिर एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने फाहियान की जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। फाहियान ने कभी सोचा नहीं था कि वो भारत आएंगे। होता कुछ इस तरह है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए फाहियान को दूसरे शहर में जाना था। अपना कार्य पूरा करने के बाद फाहियान यहाँ मौजूद पुस्तकालय में गए, जहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पुस्तकें और ग्रंथ रखे हुए थे और इन्हीं में से एक था विनय पिटक, जिसे अनुशासन की टोकरी भी कहते हैं। दरअसल ये बौद्ध धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए जरूरी अनुशासन और नियम वर्णित है। मगर जब फाहियान ने विनय पिटक को जर्जर अवस्था में देखा तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। फाहियान इस पुस्तक को पढ़ना चाहते थे, मगर वो पुस्तक इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पढ़ना मुश्किल था। और तो और पूरे चीन में इस पुस्तक की दूसरी प्रति भी मौजूद नहीं थी। ऐसे में अब क्या किया जाए, फाहियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाहियान इस समस्या का हल खोज ही रहे थे कि अचानक उन्हें भारत जाने का ख्याल आया, क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और यहीं बौद्ध धर्म का घर भी है।
फाहियान को पूरा विश्वास था कि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित सारे ग्रंथ और पुस्तकें मिल सकती हैं। बस फिर क्या था, करीब 62 साल की उम्र में फाहियान पैदल ही भारत की यात्रा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उनके साथ 4 और भी लोग थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे। फाहियान ने अपनी यात्रा का शुभारंभ चांग आन से किया, जो उस समय चीन के किन वंश का हिस्सा था। किन सम्राट के बारे में बताते हैं कि वो पहले ऐसे चीनी राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। यहाँ से यात्रा शुरू करते हुए फाहियान खोतान पहुंचे। खोतान पहुंचने पर फाहियान एक बौद्ध मठ में ठहरे, जहां उन्होंने 3 महीने बिताए। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड पार करके फाहियान पामीर होते हुए आज के कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत की तरफ आ रहे थे। इस पैदल यात्रा के दौरान उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेशम मार्ग पार करने के बाद फाहियान और उनके साथी एक रेतीले रेगिस्तान तक पहुंचे। फाहियान अपने यात्रा वृतांत में लिखते हैं कि इस रेगिस्तान में कई दुष्ट आत्माएं रहती हैं। ऐसी लू चलती है जो किसी की भी जान ले सकती है। यहाँ आसमान में पक्षी नहीं उड़ते, न जमीन पर जानवर घूमते हैं। जहाँ तक नजर जाए सिर्फ बंजर जमीन है। कोई रास्ता नजर नहीं आता, रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। चारों तरफ इंसानी हड्डियां फैली हुई हैं। इतने कठिन सफर को देखते हुए फाहियान के साथ चल रहे अन्य भिक्षुओं ने उन्हें वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन फाहियान नहीं माने और उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। आगे की यात्रा में फाहियान ने सिंधु नदी को पार किया। यात्रा इतनी कठिन थी कि बीच रास्ते में ही थकान के कारण एक बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई। फाहियान बताते हैं कि यहाँ ऐसे जहरीले ड्रैगन रहते हैं जिनके मुंह से तूफानी और बर्फीली हवाएं निकलती हैं। खैर, सिंधु पार करने के बाद फाहियान आखिरकार भारत पहुंच जाते हैं, मगर अभी भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। भारत आने के कई वर्षों बाद भी फाहियान बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी विनय पिटक की खोज अभी अधूरी थी। वे उत्तर भारत के लगभग सभी मठों में विनय पिटक को खोज कर चुके थे, मगर उन्हें वो नहीं मिला। पर फाहियान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। फाहियान को पूरा विश्वास था कि श्रावस्ती में वो पुस्तक मिल जाएगी, पर यहाँ भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। इस तरह फाहियान ने उस पुस्तक की खोज में श्रावस्ती, बोधगया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, यहाँ तक कि बुद्ध की जन्मभूमि कपिल वस्तु तक की यात्रा की। लेकिन आखिरकार उनकी उम्मीद रंग लाई और पाटलिपुत्र में जाकर उनकी खोज पूरी हुई। फाहियान को यहाँ विनय पिटक मिल गई, मगर पुस्तक मिलते ही एक दूसरी समस्या पैदा हो गई कि वो पाली भाषा में थी और फाहियान पाली भाषा नहीं जानते थे। तब फाहियान ने पाली भाषा सीखने का फैसला किया। बताते हैं कि उस वक्त उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की हो चुकी थी। 3 वर्ष तक यही बौद्ध विहार में रहकर फाहियान ने पाली और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इसके बाद फाहियान ने बौद्ध अभिलेखों सहित श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया। श्रीलंका में फाहियान ने 2 साल बिताए और फिर अंत में एक नाव में बैठकर समुद्री मार्ग से वापस अपने देश चीन लौट गए। इस समय तक फाहियान की उम्र 73 हो चुकी थी। चीन पहुंचने के बाद फाहियान ने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषाओं में अनुवाद किया और उनका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने 399 से 412 ईस्वी तक का समय भारत की यात्रा में बिताया। इस तरह फाहियान ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया और फिर 422 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, फाहियान तो आज नहीं है, लेकिन उनकी यात्रा बहुतों के लिए प्रेरणादायक होगी। दोस्तों, आप में से किस किस को ट्रैवलिंग पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें।